हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स 24 में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। इसके तहत हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। अब ब्रिटिश संसद कंपनी को नियंत्रित करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। आखिर ऐसा कारण क्या हुआ कि जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट आया? पहले हम लोग कारण को जान लेते हैं कि कारण ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो हम लोग को पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। सत्रह सौ सत्तावन में प्लासी का युद्ध होता है। जीतता कौन है? कंपनी ने जीत हासिल की। जीत कौन हासिल की? कंपनी। सिराजुद्दौला उस समय हार गए थे। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें भी जीत किसने हासिल की? कंपनी ने ही जीत हासिल की। लेकिन इसमें जो है बंगाल, अवध और दिल्ली, बंगाल, अवध और दिल्ली की संयुक्त सेना ने कंपनी से युद्ध किया। लेकिन इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी वो कंपनी से हार गई, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जो कंपनी की जो सेना थी वो भारत में जो सैनिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, उससे ज़्यादा शक्तिशाली थी। इससे ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध होती है 1764 के बक्सर के युद्ध से। जब इन तीनों की संयुक्त सेना कंपनी से हार जाती है तो 1765 ईस्वी में उसी के तहत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह से इलाहाबाद की संधि होती है। अब इसकी संधि की जो शर्तें थी, बाकी शर्तें तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पर जो इस एक्ट से रिलेटेड है हम लोग उसको देख लेते हैं। इस संधि की शर्तों के तहत एक शर्त ये थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई। अब इसके तहत 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, मतलब उनका राजस्व की कलेक्शन करने की जो व्यवस्था थी, अब वो कंपनी करेगी। इन तीनों जगहों से राजस्व की कलेक्शन अब कंपनी करेगी और बाकी जो निजामत का कार्य था वो बंगाल के नवाब करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर इनको दे दिया गया। अब यहाँ से देखेंगे हम धीरे धीरे जो है कंपनी का भारत की राजनीति में पदार्पण होता है। यहीं से शुरुआत होता है धीरे धीरे उन लोगों का। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव थे। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। बंगाल में
द्वैध शासन लागू कर दिया। देखिए द्वैध शासन क्या होता है। क्लाइव ने तो बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन ये होता है कि जो कोई भी राज्य है उसमें एक दीवानी राजस्व की वसूली होती है और एक निजामत का कार्य होता था। एक निजामत का कार्य होता था। निजामत का मतलब होता है कि जनता की देखभाल करना, वहाँ का न्याय प्रशासन ये सब करना। और राजस्व का मतलब होता है कि वहाँ का जितने भी रेवेन्यू है, जितने भी कर हैं, वो सब की वसूली होती थी। तो अब हमने यहाँ पर देखा 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि के तहत कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो कंपनी को प्राप्त हो गई थी। मतलब बंगाल से जो है जो राजस्व की वसूली थी वो कंपनी कर रही थी, लेकिन निजामत का जो कार्य था वो नवाब कर रहा था। अब कंपनी जितना समझती थी उतना इनको धन देती थी, नवाब को उतना धन देती थी जितना ये आवश्यक समझती थी। धीरे धीरे जो है राज्य की व्यवस्था चरमरा गई, सब कुछ ध्वस्त हो गया। और कंपनी के अंदर भी धीरे धीरे जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार करने लगे। जो द्वैध शासन था ये विफल हो गया। द्वैध शासन विफल हो गया। अब यहाँ तक हमको पता चल गया कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया, लेकिन द्वैध शासन विफल हो गया। अब किस लिए विफल हुआ हमने आपको बताया कि जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार करने लगे इसके अंदर, कंपनी के अंदर। तो ये जो कंपनी है, कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया, ब्रिटिश संसद में लोन के लिए अप्लाई किया। तो उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा कि कंपनी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीतती है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतती है और 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त होती है। फिर भी जो कंपनी घाटे में जा रही है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है। तो वो जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति भारत भेजी सर्वे करने के लिए कि यहाँ पर क्या ऐसा चीजें चल रही है जिससे कंपनी घाटे में जा रही है। तो ये जो गुप्त समिति थी, इन्होंने जब यहाँ पर आया, देखा पूरा सिस्टम यहाँ का, तो इन्होंने ये पाया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसके तहत कंपनी दिवालिया हो रही थी, कंपनी घाटे में जा रही थी। तो उसी के तहत इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया। ये गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तो हम लोग देखा कि कारण क्या है इसके आने का। अब आगे हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे था, लॉर्ड नॉर्थ के गुप्त समिति के सिफारिश के आधार पर यह एक्ट पारित किया गया था।
अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, अब हम लोग ये देख लेते हैं इस एक्ट के प्रावधान। देखिए, भारत में अगर हम देखें भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक बंगाल थी, एक बम्बई थी, एक मद्रास थी। ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अब इन तीनों के अलग अलग कार्य थे अभी तक, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहला प्रावधान क्या है, इसमें पहला प्रावधान है कि बंगाल के नवाब जो बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। कहे जाएंगे। अब उस समय या पहला अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ये भी वारेन हेस्टिंग ही था। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे पूछता है पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा इसमें था दूसरा प्रावधान, देखिए अब 3 प्रेसिडेंसी थी। अब ब्रिटिश संसद जो है यहाँ पर अपना शासन करना चाहती थी, तो वो ऐसे कोई एक प्रेसिडेंसी को चुनेगी जिससे बाकी जो प्रेसिडेंसी है उस पर भी अधिकार कर सके। तो उन्होंने बंगाल का जो गवर्नर प्रेसिडेंसी थी, बंगाल को प्रेसिडेंसी को उन्होंने केंद्र माना और बाकी बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया। तो हमारा दूसरा वाला जो है दूसरा वाला हमारा है जो मद्रास का प्रेसिडेंसी है, मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी को मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया।
देखिए, पूरे मामले में नहीं किया था, कुछ मामले में किया था कि कुछ मामला देखेंगे, बाकी आप अपना स्वयं देखेंगे। कुछ मामला बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है वो देखेंगे। तो मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, हमारा दूसरा प्रावधान है। अब इसी के तहत हमको देखने को मिलता है, अगर परिणाम हम देखें तो इसमें जो है परिणाम ये निकलता है कि इस समय भारत में जो है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू होती है। भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था भारत में इस समय केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू होती है कि मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। इसके पहले तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, वो अपना अपना कार्य अलग अलग करती थी। उस समय विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, लेकिन अब बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन इन दोनों को कर दिया गया, तो यहाँ पर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हो गया। और तीसरा वाला हमारा है, हम ऊपर का ये मिटा देते हैं। तीसरा हमारा है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए। अब देखिए, अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो बम्बई और प्रेसिडेंसी के भी कार्यभार संभालने लगे, तो यहाँ पर काम का क्षेत्र बढ़ गया और उनको काम के जो क्षेत्र बढ़ा था उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ हमारा परिणाम ये निकलता है, इससे हम ये देखते हैं कि भारत में इस समय कार्यपालिका का उदय होता है, कार्यपालिका की व्यवस्था की जाती है। कैसे कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अब अगर देखें अपने भारत में अगर ऐसी व्यवस्था, तो प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री जितने भी हैं, मंत्रिपरिषद, उसी तरह ये भी था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो इस समय भारत में कार्यपालिका का उदय हुआ। तीसरा, अब देखिए, ये जो कार्यपालिका थी, अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे जो भी नियम कानून बनाते थे वो बहुमत के हिसाब से होता था। 4 सदस्य थे, बहुमत कैसे होता था? 3-1 से। गवर्नर जनरल अपना वोट नहीं देते थे, अपना मत नहीं देते थे, जो 4 सदस्य हैं वो देते थे। लेकिन अगर अनिर्णायक होता था, 2-2 से होता था, तब गवर्नर जनरल जो है अपना मत देते थे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इसमें बहुमत के आधार पर चुनाव होता था।
बहुमत के आधार पर निर्णय होता था। जो निर्णय लिया जाता था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था। और दूसरा था कि जो गवर्नर जनरल थे वो निर्णायक मत देते थे। गवर्नर जनरल केवल निर्णायक मत देते थे। निर्णायक मत देते थे। दो चीजें इसमें हो गई कि गवर्नर जनरल जो निर्णय कैसा होता था, बहुमत के आधार पर होता था, और गवर्नर जनरल निर्णायक मत देते थे। अब हम लोग का चौथा जो है, इसी में एक चीज और देख नोट कर लेते हैं हम लोग। तीसरा वाला, जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल जो मंत्रिपरिषद जो था, 4 सदस्यीय परिषद था, उसका जो निर्णय था उसको बदल नहीं सकते थे। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को रद्द नहीं कर सकते थे। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को रद्द नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि इनको वीटो प्राप्त नहीं था। वो जो 4 सदस्यीय परिषद थे, उन्होंने जो निर्णय दे दिया वही मान्य होगा। गवर्नर जनरल उसको बदल नहीं सकते थे। गवर्नर जनरल के पास इस समय वीटो शक्ति प्राप्त नहीं थी। अब चौथा इसमें प्रावधान ये था कलकत्ता में एक सुप्रीम न्यायालय कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसमें था। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। एक तो पूछता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस सन में हुआ। किस सन में हुआ? 1773। 1773 में हुआ। और पूछता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ वो 1774 में हुआ। प्रावधान तो 1773 में आए थे, लेकिन जो स्थापना हुआ वो 1774 में हुआ। अब उस समय वहां के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इतनी चीज हमको पता चल गई कि क्या क्या हुआ था।
कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। बंगाल के जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब जो ये स्थापना हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ये जो बताया गया था कि ये जो है एक अभिलेखी न्यायालय होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा। ये क्या होगा? एक अभिलेखी न्यायालय। अब अभिलेखी न्यायालय से आशा यह है कि ये अपने अवमानना पर दंड भी दे सकता था। अवमानना होने पर दंड का प्रावधान था। और दूसरी चीज ये थी कि ये अपना जो भी निर्णय दिया रहता है, निर्णय को सुरक्षित रख सकता था। किसी भी केस में जो निर्णय दिया है ये सुप्रीम कोर्ट, उसको ये सुरक्षित रख सकता था। किस लिए? कि ऐसा कोई और अगर आएगा, भविष्य में ऐसा कोई और केस आएगा तो रेफरेंस के लिए निर्णय को सुरक्षित रखा जाएगा। निर्णय को सुरक्षित रखा जाएगा। तो इतनी चीजें 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी। अब अगर हम इसके परिणाम के बारे में देखें तो परिणाम इसका क्या निकलता है। परिणाम इसका ये निकलता है कि पहला, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। भारत में जो है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू होती है। भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उदय होता है। दूसरा, कार्यपालिका। भारत में एक कार्यपालिका का उदय होता है। भारत में एक कार्यपालिका का उदय होता है। और तीसरा क्या था? एक न्यायालय की स्थापना होती है। भारत में एक न्यायालय की स्थापना होती है। और इसी के तहत जो है भारत में अगर देखा जाए शासन करने के लिए एक लिखित दस्तावेज पहला कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ही आया था, जिसके तहत भारत में शासन किया जाता था। भारत में एक लिखित दस्तावेज 1773 ईस्वी का एक्ट ही आया, पहला ऐसा एक्ट आया था जिसके तहत भारत में शासन किया जाएगा। अब इतनी सी चीजें हम तो इनके प्रावधान और उनके परिणाम के बारे में देखे, लेकिन कुछ रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के लिए भी कुछ नियम लाया था।
कंपनी के ऊपर क्या क्या चीज़ें लागू होंगी वो चीज़ें। अब हम कंपनी के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये जो लाए थे कंपनी के ऊपर क्या नियंत्रण लाए थे, कैसे नियंत्रण, क्या क्या नियंत्रण लाए थे। कंपनी पर नियंत्रण, देखिए इसमें पहला हम लिख सकते हैं कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव होता था, पहले इसकी क्या होता था कि 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसमें 24 सदस्य होते थे। उनका जो चुनाव था वो जो 500 पाउंड देते थे, शेयर धारक होते थे 500 पाउंड का, वही उनका चुनाव कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, अब वो 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड हो गया कि जो 1000 पाउंड के शेयर धारक होंगे वही कोर्ट ऑफ, ये जो निदेशक मंडल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनका चुनाव कर सकेंगे। तो पहला हमारा इसमें हो जाएगा निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। का चुनाव 1000 पाउंड वाले शेयरधारक ही करेंगे। 1000 पाउंड वाले शेयरधारक ही करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले 500 पाउंड वाले शेयरधारक करते थे, लेकिन अब 1000 शेयरधारक करने लगे। और दूसरा इसमें है कि पहले जो निदेशक मंडल के जितने भी सदस्य थे हर साल बदलते रहते थे, लेकिन अब ऐसा व्यवस्था नहीं था। इसमें ये कहा गया कि 1/4 सदस्य हर साल बदले जाएंगे। एक चौथाई सदस्य हर वर्ष सेवा मुक्त होंगे। पहले हर साल जो है चेंज हो जाते थे 24 के 24 सदस्य, लेकिन अब 1/4 सदस्य हर साल सेवा मुक्त होंगे। मतलब अगर 24 सदस्य हैं तो उसके 1/4 मतलब 6 सदस्य जो है हर साल सेवा मुक्त होंगे और नए सदस्य उसमें ऐड होंगे। हर साल 6 सदस्य सेवा मुक्त होंगे और फिर इसके बाद उनका चुनाव किया जाएगा। जिनके पास 1000 पाउंड शेयरधारक होंगे जो, वो हर साल 6 सदस्य का चुनाव करेंगे। और इनका जो तीसरा है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। पहले 1 वर्ष था लेकिन अब 4 वर्ष कर दिया गया। कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। कर दिया गया। और चौथा जो है, चौथा बताया गया कि
जो इनके जो कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते। पहले करते थे, जिसके तहत द्वैध शासन जब लागू हुआ उसमें भ्रष्टाचार हुआ। वो सब देखते हुए जो ब्रिटिश संसद है उन्होंने कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस के अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते और दूसरों से उपहार नहीं ले सकते। तो इसमें चौथा है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं कंपनी के कर्मचारी बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते। निजी व्यापार नहीं कर सकते। निजी व्यापार नहीं कर सकते और उपहार नहीं ले सकते। तो हमने इतनी चीज़ें इसमें देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के ऊपर क्या नियंत्रण लेकर आई और भारत में शासन के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ें लाई। उन्होंने एक तो शासन व्यवस्था केंद्रीकृत की, बंगाल बिहार और जो बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको केंद्रीकृत किया और बंगाल के अधीन कर दिया। दूसरी चीज़ें उन्होंने कार्यपालिका का उदय किया, भारत में कार्यपालिका का व्यवस्था की कि जो गवर्नर जनरल थे उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया। तीसरा उन्होंने किया न्यायपालिका की स्थापना की, ये शासन की दृष्टिकोण से किया। और इसके बाद जो है उन्होंने कंपनी पर नियंत्रण इस हिसाब से किया कि निदेशक मंडल का जो चुनाव होता था वो 1000 पाउंड के शेयर धारक करते थे। जो निदेशक मंडल में सदस्य कितने होते थे? 24 सदस्य होते थे। निदेशक मंडल में 24 सदस्य होते थे और 1/4 सदस्य हर वर्ष सेवा मुक्त हो जाएंगे। उनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। और चौथा इसमें कहा गया कि जो कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस के अपना निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे और किसी दूसरे से उपहार भी नहीं ले सकेंगे। ये चीज़ें इसमें थी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था यह ऐसा पहला लिखित दस्तावेज था जिसके द्वारा भारत में शासन चलाया गया। ब्रिटिश संसद भारत में हस्तक्षेप की, ऐसा यह पहला लिखित एक्ट आया भारत में। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।